Hello students, our today's class 12th commerce business study chapter number 2.1 chapter name principle of management nature and significance topic है principle of management। ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और इसकी नेचर करैक्टरिस्टिक्स हमने कल की वीडियो में पढ़ी थी। बुक के अकॉर्डिंग हमें इसमें पहले सिग्निफिकेंस दी हुई है, लेकिन हम पहले मैनेजमेंट प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस नहीं करेंगे। हम पहले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ आ गया तो स्टूडेंट्स को अपने आप ही इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पता लग जाएगा, वो स्वयं इसकी सिग्निफिकेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे फ्रांस के जो उद्योगपति हेनरी फ्योल उनके द्वारा 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए हुए हैं जिनको उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया है। डीप स्टडी करके उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इसी कारण हेनरी फ्योल इज सेड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है, प्रबंध का पिता भी कहते हैं हम उन्हें। हेनरी फ्योल के ये 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिन्हें हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग कार्य का विभाजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो कार्य का जो विभाजन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उसे अपनी इंटरेस्ट लेकर करे, वो उससे बोर ना हो, वो काम को अच्छे तरीके से करे। जैसे कि हमारे पास टोटल वर्क है उसे हमें इस प्रकार से डिवाइड, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि वो काम व्यक्ति के इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो और वो उस काम को करते करते स्पेशल हो जाए, वो उस काम में विशेषज्ञता हासिल कर ले और वो इस प्रकार काम को स्पेशलाइज करते करते उस काम में एक्सपर्ट हो जाए। वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो जो काम का बंटवारा है वो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है हमारे पास ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व, राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़। तो हमें एम्प्लॉय को केवल काम ही नहीं देना चाहिए, हमें उससे रिलेटेड उसे ऑथोरिटी भी, राइट्स भी देने चाहिए। अगर हमने राइट्स दे दिए और उसे कोई अधिकार ही नहीं दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और एक तरफ हो गया कि हमने उसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी लेकिन उन्हें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसे राइट्स हमने दिए ही नहीं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिसमैच नहीं होना चाहिए, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है तो सबॉर्डिनेट्स जो है अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसे सौंपी है उसे पूरा नहीं कर पाएगा। अगर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा है तो उसके पास पावर ज़्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कुछ होगी नहीं, तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होने चाहिए। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई सबॉर्डिनेट्स है जो कि सेलिंग का काम कर रहा है, मैनेजर ने उसे कहा है कि आपको 50 लाख की सेल करनी है और आप उधार कितने दिन की दे सकते हो कस्टमर को, ओनली 20 डेज। लेकिन सबॉर्डिनेट्स को लगता है कि मुझे 50 लाख की सेल करने के लिए अपने कस्टमर को 30 डेज़ का क्रेडिट देना चाहिए, 30 डेज़ की उधार दे देनी चाहिए। तो उसके पास ये राइट ही नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इन 20 डेज़ को 30 डेज़ में बदल सके। तो मैनेजर ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन राइट दिए ही नहीं कि वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में मिसमैच हुआ, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा।
तो दोनों के अंदर मिसमैच नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। थर्ड हेनरी फेयल का प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़। प्रत्येक जो संस्था होती है उसके अपने रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसीज़ होती है, जिनमें रहकर ही हमें एक एम्प्लॉय को अपना कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम भी स्कूल में आते हैं, हमारे स्कूल में हमें हर रोज़ कहा जाता है कि डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। तो यानी कि हमारे स्कूल के जो रूल्स हैं उनके अंदर रहकर ही हमें काम करना होता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक बिजनेस के, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो एम्प्लॉय को उसी के अंदर रहकर काम करना चाहिए। बिजनेस को अपने डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश करनी चाहिए, उन्हें एम्प्लॉयज़ को क्लियर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से डिसिप्लिन में रहना है, कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। आदेश की एकता के सिद्धांत का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉई है, उसको ऊपर से 2-3 व्यक्ति आदेश दे रहे हैं कि आप ये काम करो, दूसरा कहेगा आप ये नहीं, आप ये काम करो, तो वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या कहती है, इसके हम संक्षिप्त से अर्थ में पढ़ लेते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड हमें कहते हैं कि वन बॉस फॉर वन पर्सन। एक व्यक्ति का केवल एक ही बॉस होना चाहिए ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके। अगर उसे 2-3 व्यक्ति लगातार कोई ना कोई काम दिए जा रहे हैं, उसे आदेश दिए जा रहे हैं, तो वो किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएगा। फिफ्थ है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस हमें क्या कहती है कि हमारे जो प्रयास है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय के जितने भी एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होने चाहिए। ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में जा रहा है, सबऑर्डिनेट्स अपने इस दिशा में जा रहे हैं, ये नहीं होगा। अगर हमें टोटल हमारा जो गोल है, अगर हमें गोल को अचीव करना है, ये हमारा टोटल गोल है, अगर हमें इस गोल को अचीव करना है तो ऑर्गेनाइजेशन और सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो एम्प्लॉय है उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। इसका अर्थ ये है कि ऑब्जेक्टिव हमारा सेम है, 2 काम कर रहे हैं हम, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, तो दोनों के लिए अलग अलग हेड होना चाहिए और अलग अलग प्लान होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, 2 प्रोडक्ट हो गए ए और बी प्रोडक्ट हो गए। जैसे कि एक को हम कार मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं, एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं। तो कार मैन्युफैक्चरिंग और बाइक मैन्युफैक्चरिंग है, इन दोनों का जो हेड है वो एक ही है, ठीक है, ये एक ही सारे काम को संभाल रहा है, लेकिन काम यहाँ पे 2 है, तो ये ना तो इस काम को अच्छे से कर पाएगा ना इस काम को अच्छे से कर पाएगा। तो इसके लिए जो हमारा कार मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए अलग हेड होना चाहिए, और जो हमारा बाइक मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए अलग हेड होना चाहिए। इसके लिए कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग हेड, अलग प्लान होना चाहिए, और इसके लिए जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी अलग हेड और अलग प्लान होना चाहिए, ताकि दोनों अपने अपने गोल को अचीव कर सकें। अगर दोनों ही काम एक ही व्यक्ति करेगा तो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा वो। तो अलग अलग हेड और अलग अलग प्लान अगर हम डिसाइड करेंगे एक दिशा में, फिर ये एक ही दिशा में काम करेंगे, इनकी जो डायरेक्शन है एक ही होगी। जो हमारा कार मैन्युफैक्चरिंग का हेड है वो अपने कार मैन्युफैक्चरिंग के प्लान पे ध्यान देगा, और बाइक मैन्युफैक्चरिंग का हेड है वो बाइक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में होगी। अगर दोनों काम ये करेगा तो कोई भी डायरेक्शन इसकी डिसाइड नहीं होगी और काम पूरा नहीं होगा। 6 है हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो हमारा सामान्य हित है उसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत हित का त्याग कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैनेजर है, कंपनी के लिए उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई गुड्स परचेज करना है, तो वो मार्केट में अगर उसका कोई रिलेटिव है उससे मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में खरीद रहा है, जिससे उस खुद को तो लाभ हो जाएगा और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हानि होगी, तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट था वहाँ पे।
तो उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अनदेखा करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। 7 है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेमुनरेशन कहते हैं सैलरी। सैलरी हमें किस प्रकार से पे करनी चाहिए, इसके लिए हमें 2 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सैलरी जो है वो फेयर होनी चाहिए। फेयर का अर्थ है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, और सैलरी ऐसी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन उसको अफोर्ड कर सके, अफोर्डेबल होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जितने वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकता है। ठीक है, तो और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रेमुनरेशन फेयर कैसे होगा कि उसे उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम रेमुनरेशन देंगे। तो ये जो रेमुनरेशन है एम्प्लॉय के लिए भी फेयर है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर है। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल, टोटल 14 है, लेकिन आज के लिए हम ओनली 7 ही डिस्कस करेंगे। इनको आपको बुक से अच्छे से रीड करना है, ये ओनली आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था। डीपली आप इन 7 प्रिंसिपल को स्टडी करें, इन्हें लर्न करें। थैंक्स।